And this is Pankaj Dhiman, faculty member of SBS Law College, Shri Ganganagar. Now we are going to start next topic of the Company Law 2013. That is, explain the procedure of the incorporation of the company. तो कंपनी एक्ट के अंडर जो हमारे पास कंपनी एक्ट है, उस एक्ट के अंडर अगर किसी भी ग्रुप ने अगर कंपनी बनना है, कंपनी बनने के लिए उसको इनकॉर्पोरेट करने के लिए क्या क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाता है, उसको हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो अगर कोई कंपनी बनना चाहती है, कोई पर्सन जो है वो कंपनी बनाना चाहता है, तो उसको क्या क्या फॉर्मेलिटीज़, क्या क्या प्रोसीजर पूरे करने होंगे, ये आपको यहाँ पे पढ़ना है। तो कंपनी एक्ट 2013 आपको वो सारा प्रोसीजर देता है जिसके अंडर आप कंपनी एक्ट के अंडर कोई कंपनी जो है बना सकते हैं। देखिए, आपने इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी पढ़ा। इनकॉर्पोरेटेड कंपनीज होती हैं, बाय द चार्टर भी होती है, बाय द एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट भी होती है, और रजिस्टर्ड कंपनी भी होती है। तो यहाँ पे हम जो रजिस्टर्ड कंपनी है जो कि कंपनीज एक्ट के अंडर बनाई गई है, वेदर दैट इज़ 1956 का एक्ट हो या फिर वो 2013 का एक्ट हो या किसी भी एक्ट के अंडर से पहले जो कंपनी रजिस्टर्ड की गई है वो रजिस्टर्ड कंपनी मानी जाएंगी। वो उन कंपनी अगर कोई नई कंपनी बनना चाहती है तो उसका क्या प्रोसीजर है वो भी इन दोनों एक्ट के अंडर बता रखा है। तो सडनली प्रेजेंटली हमारे पास 2013 का एक्ट है। इस एक्ट के अंडर कोई कंपनी कैसे अपने आप को रजिस्टर कर सकती है, उसका प्रोसेस क्या है, यहाँ पे हम उसको स्टडी करेंगे। देखिए इन व्यू ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ कंपनी इन कॉर्पोरेशन द रजिस्ट्रेशन हैज़ बीन इंपॉर्टेंट। अगर कोई कंपनी जो है, अगर वो कंपनी बनना चाहती है, अगर कोई ग्रुप ऑफ पर्सन है, अगर वो कंपनी बनाना चाहते हैं तो उसकी इनकॉर्पोरेशन करना बहुत ज़रूरी है, उसकी रजिस्ट्रेशन करना बहुत ज़रूरी है। तभी उसको जो है कंपनी को सेपरेट और लीगल स्टेटस और परमानेंट स्टेटस मिलता है। आपको पता है कंपनी क्या होती है, आपने पढ़ा, कंपनी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो कि लीगल, उसके पास लीगल एंटिटी होती है, उसका सेपरेट जो है एक एंटिटी होती है, सेपरेट उसका जो एक रुतबा होता है, उसके पास कॉमन सील होती है, परपेचुअल सक्सेशन होता है, उसके पास सेंट्रल मैनेजमेंट होती है, वो बिजनेस कर सकते हैं। ये उनको तभी मिलता है जब कंपनी अपने आप को कंपनी एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड करवा लेगी, उसकी इनकॉर्पोरेशन अगर वो कर लेती है। तो फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी कैसे होता है। अब देखिए यहाँ पे, चाहे वो पब्लिक कंपनी हो चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो, दोनों ही केसेस में उनको अपनी इनकॉर्पोरेशन इस कंपनी एक्ट के अंडर जो है वो करानी ही पड़ती है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो कंपनी एक्ट 2013 के अंडर अगर कंपनी की रजिस्ट्रेशन हो जाती है, वेदर इट इज़ पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी, देन इट कैन बी कॉल्ड एज अ इनकॉर्पोरेटेड कंपनी और रजिस्टर्ड कंपनी। और जो भी बेनिफिट आपने ऊपर कंपनी के जितने भी फीचर्स पढ़े कि उसके पास लीगल एंटिटी होती है, सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन होता है, कॉमन सील होती है, इसके अलावा उनके पास परपेचुअल सक्सेशन होता है, बिजनेस करने का राइट होता है, सेंट्रल मैनेजमेंट होती है, तो ये सारी चीज़ें तभी आती हैं जब वो अपने आप को इनकॉर्पोरेट इस एक्ट के अंडर कर लेते हैं। एनी 7 मेंबर और मोर पर्सन टुगेदर विद मे फॉर्म अ पब्लिक कंपनी और 2 और मोर पर्सन टुगेदर विद मे अ प्राइवेट कंपनी। तो 2 पर्सन अगर प्राइवेट कंपनी बनाना चाहते हैं तो कम से कम 2 मेंबर, और पब्लिक कंपनी बनाना चाहते हैं तो एटलीस्ट 7 मेंबर वहाँ पे होना जरूरी है। और उसके साथ होकर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होना जरूरी है, और उनके सिग्नेचर, मेंबर कंपनी के मेंबर के सिग्नेचर होना जरूरी है, और कंपनी का नाम होना वहाँ पे ज़रूरी है। ये सारी फॉर्मेलिटी है, इनको हम यहाँ पे नीचे स्टडी करेंगे। तो इनकॉर्पोरेशन कैसे करनी है। अ प्रोविजन हैज़ बीन प्रोवाइड इन सेक्शन 7 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 फॉर द इनकॉर्पोरेशन द कंपनी। तो सेक्शन 7 जो है वो बताता है कि कंपनी की कॉर्पोरेशन कैसे कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू इट there shall be a filed a registrar within whose jurisdiction the registered office of the company is proposed to be situated। तो सबसे पहला काम क्या करना है, सेक्शन 7 ये बताता है कि रजिस्ट्रार के पास आपने एक एप्लीकेशन लगानी है, ठीक है जी, आपको वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट जमा करवाने हैं। और रजिस्ट्रार कौन, जिसकी जुरिस्डिक्शन में आप कंपनी बना, जिस एरिया में आप कंपनी बनाना चाहते हैं उस एरिया के अंडर कौन सा रजिस्ट्रार है कंपनी का। कंपनी एक्ट के अंडर एक रजिस्ट्रार की अपॉइंटमेंट जो है की जाती है। उस रजिस्ट्रार के पास आपको डॉक्यूमेंट लगाने हैं और आपको वहाँ पे एप्लीकेशन लगानी है। क्या डॉक्यूमेंट में क्या क्या चीज़ें चाहिए, अभी ये आपके सामने। तो डॉक्यूमेंट जो आपने लगाने हैं रजिस्ट्रार के पास, सबसे पहला आपके पास मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अभी बोलेंगे आप ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या है। दैट इज़ द चार्टर ऑफ द कंपनी, दैट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी।
कंपनी क्या काम करेगी, क्या बिजनेस करेगी, उसका नाम क्या होगा, कौन कौन से उसके शेयर होल्डर्स होंगे, कितने उसके डायरेक्टर होंगे, उसका रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पे होगा, कंपनी का नाम क्या होगा, पूरे मेंबर्स के नेम एंड एड्रेस जब आप बताते हैं तो उसको हम बोलते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इन रिलेशन इसको हम बाद में एज ए फुल क्वेश्चन 20 नंबर का क्वेश्चन भी पढ़ेंगे, जहाँ पे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के कंटेंट क्या क्या होते हैं हम उसको पढ़ेंगे। यहाँ पे सिर्फ आप उस डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगने हैं ये आप पढ़ रहे हैं। इन रिलेशन टू द इनकॉर्पोरेशन द कंपनी इट इज़ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट द फॉलोइंग शैल बी मेंशन्ड इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। कौन कौन सा? नेम एंड एड्रेस ऑफ द मेंबर्स, द बिजनेस ऑफ द ऑक्यूपेशन, क्या बिजनेस करना है, इस कंपनी जो बनाई जा रही है उसका कौन सा ऑब्जेक्ट क्या है, कौन सा बिजनेस वो करेंगे, क्या काम वो करने वाले हैं, किससे रिलेटेड वो काम करने वाले हैं, द नंबर ऑफ द शेयर होल्डर्स एंड डिटेल, कितने शेयर उन्होंने होल्ड किए हैं, एंड डिटेल ऑफ द प्रपोज रजिस्टर्ड ऑफिस, उनका ऑफिस रजिस्टर्ड ऑफिस क्या कहाँ पे होगा उनका, क्योंकि कल को अगर वो कुछ गलत करता है तो उनके रजिस्टर्ड ऑफिस पे ही उनको जो है कम्युनिकेशन की जाएगी उनके साथ, उनको कोई भी नोटिस सर्व करना है या कुछ भी करना है, कोई भी लीगल प्रोसीडिंग स्टार्ट होती है तो वहीं पे उनको जो है लेटर्स वगैरह आएंगे। तो द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन शैल बी साइंड बाय द मेंबर एंड विल बी मार्क्ड बाय द सील ऑफ द कंपनी। तो यहाँ पे जो मेमोरेंडम एसोसिएशन आपने रजिस्ट्रार के पास जमा करवाया है एज अ डॉक्यूमेंट, उसका उस पे सभी मेंबर्स के, अगर प्राइवेट कंपनी है तो 2 मेंबर के साइन वहाँ पे होने चाहिए, अगर पब्लिक कंपनी है तो वहाँ पे 7 मेंबर के साइन होने चाहिए, वहाँ पे कंपनी की सील भी साथ में होनी चाहिए, मोहर भी उनकी साथ में होनी चाहिए। द कंपनी कैन नॉट बी इनकॉर्पोरेटेड विदाउट द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। बहुत जरूरी है कि कंपनी कोई भी कभी भी फॉर्मेट नहीं हो सकती है जब तक आप कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जमा नहीं करवाएंगे एज ए डॉक्यूमेंट। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन तो जमा करवाना ही पड़ेगा, क्योंकि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन तो आप बताएंगे कि आप क्या काम करने वाले हैं, व्हाट इज़ योर बिजनेस अंडर दिस कंपनी। आपके शेयर होल्डर कौन कौन से होंगे, उनके नाम पते बताइए, उनका बिजनेस ऑक्यूपेशन बताइए, रजिस्टर्ड ऑफिस बताइए, कंपनी का नाम क्या होगा ये बताइए। एक्चुअली द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन द चार्टर ऑफ द कंपनी विच डिटरमिन्स द राइट ऑफ द कंपनी अंडर दिस एक्ट। आप अपने राइट ले रहे हैं, जो आप बता रहे हैं कि हम ये काम करेंगे, तो आप फिर बाद में आपको उस काम को करने से कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि आपने अपनी रजिस्ट्रेशन जो है कंपनी एक्ट के अंडर करवाई है, आपकी कंपनी रजिस्टर्ड है और आप जो है एज ए राइट जो है उस काम को कर रहे हैं। तो इसलिए का चार्टर ऑफ द कंपनी है और आपके राइट को डिटरमिन किया जाता है बाय द वे ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज रिक्वायर्ड टू बी इन द मॉडल ड्राफ्ट। ये एक ड्राफ्ट होना चाहिए, अलॉन्ग विद द शुड बी डिवाइडेड, प्रिंटेड होना चाहिए, अच्छे पैराग्राफ होने चाहिए, सीरियली मार्क्ड होने चाहिए, साइंड बाय द मेंबर ऑफ द, मतलब एक अच्छे से डॉक्यूमेंट बनाना है आपने और उसका एक एक पॉइंट आपको वहाँ पे क्लियर करना है। अब सेकंड आपके पास जो सेकंड डॉक्यूमेंट जमा कराना है आपने, ये है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। इस पे भी हमारा 20 नंबर का क्वेश्चन जो है अलग से बनेगा, इसको भी हम यहाँ पे देखेंगे। अब देखना हमने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आफ्टर द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बाद आपको जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट जमा कराना है वो है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ये भी उतनी ही इंपॉर्टेंस रखता है जितना कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंडर आप जो कंपनी के रूल्स बताते हैं कि कंपनी किन रूल्स को फॉलो करेगी, और अगर कंपनी रूल्स को फॉलो नहीं करते तो उनके अगेंस्ट फिर जो एक्शन भी लिया जा सकता है, क्योंकि आपने अपने रूल खुद ही तो बनाए हैं। और उन रूल्स के आप शेयर कैसे अलॉट करेंगे, शेयर की वैल्यू क्या होगी, शेयर को ट्रांसफ़र कैसे करेंगे, शेयर को फॉरफेचर कैसे किया जाता है, कंपनी की मीटिंग्स कब कब होंगी, डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट कैसे होगी, मेंबर को कब निकाला जा सकता है, बिजनेस को कब शिफ्ट किया जा सकता है, जो आपका जो रजिस्टर्ड ऑफिस है उसको कहाँ से कहाँ ब्रांचेस में शिफ्ट किया जा सकता है। आपने अपने रिगार्डिंग जो भी काम करना है उसके रिगार्डिंग रूल्स भी आपको बनाने हैं। ये रूल्स बहुत ज़रूरी होते हैं, विदाउट रूल्स जो है आप डिसिप्लिन में नहीं रहते हैं। तो आर्टिकल एसोसिएशन में जो कंपनी के रूल्स होते हैं वो आपको बताने होते हैं एज अ ड्राफ्ट। आर्टिकल एसोसिएशन इज नेसेसरी टू बी इनक्लोज विद एप्लीकेशन टू प्रेजेंटेड फॉर द रजिस्ट्रेशन इनकॉर्पोरेशन द कंपनी की इनकॉर्पोरेशन के लिए आपको आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन भी जमा कराना पड़ता है। रूल्स सब रूल्स रिलेटिंग टू द इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी आर मेंशन्ड इन द आर्टिकल एसोसिएशन। दीज इंटरनल रूल्स इंश्योर द परफॉर्मेंस ऑफ द एक्टिविटीज एंड ऑब्जेक्ट डिटेल्ड इन द आर्टिकल एसोसिएशन। आपका ऑब्जेक्ट क्या है, आप कैसे काम करेंगे, आपकी परफॉर्मेंस क्या, आपकी एक्टिविटीज़ क्या होंगी, इससे रिलेटेड हर एक रूल भी जो है आपको बनाना है। हेयर इट इज़ टू बी मेंशन द प्रेजेंटेशन ऑफ आर्टिकल एसोसिएशन नॉट नेसेसरी फॉर द पब्लिक कंपनी लिमिटेड बाय द शेयर्स। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि अगर कोई पब्लिक कंपनी है लिमिटेड बाय शेयर है, वहाँ पे उनको आर्टिकल एसोसिएशन को जो है उनको प्रेजेंट करना, बनाना तो उनको पड़ेगा लेकिन प्रेजेंट करना जरूरी नहीं है।
फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द प्राइवेट कंपनी अनलिमिटेड एंड लिमिटेड बाय शेयर और लिमिटेड बाय द गारंटी रजिस्ट्रेशन ऑफ द आर्टिकल एसोसिएशन अलॉन्ग विद द मेमोरेंडम एसोसिएशन इज ऑल्सो नेसेसरी। तो लेकिन अगर कोई कंपनी लिमिटेड और अनलिमिटेड बाय शेयर है, लिमिटेड बाय गारंटी है, चाहे वो पब्लिक कंपनी है चाहे वो प्राइवेट कंपनी है, दोनों को ही आर्टिकल एसोसिएशन जमा करवाना जरूरी है। तो सेकंड डॉक्यूमेंट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपके पास है वो कौन है? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो आपने दो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट पढ़े और वो डॉक्यूमेंट आपको रजिस्ट्रार के पास जमा करवाने। अगर आपने कंपनी की रजिस्ट्रेशन करानी है, इनकॉर्पोरेशन करानी, पहला मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो आप कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन बता रहे हैं, चार्टर बता रहे हैं, कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या है वो बता रहे हैं, आप बिजनेस क्या करेंगे वो बता रहे हैं, आपका रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पे होगा, कंपनी का नाम क्या होगा, कंपनी काम क्या करेगी ये बताएंगे। दूसरा आर्टिकल एसोसिएशन आप बताएंगे। आर्टिकल एसोसिएशन को भी इनकॉर्पोरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, रजिस्ट्रार के पास आपको जमा कराना पड़ेगा। इसमें आपको बताएंगे कि कंपनी के रूल्स क्या होंगे, कंपनी के रेगुलेशंस क्या होंगे, कंपनी एक्टिविटीज़ अपनी कैसे करेगी। तीसरा जो आपके पास आ जाता है डिक्लेरेशन फॉर्म। तो अब यहाँ पे कंपनी को एक डिक्लेयर प्रमोटर्स होता है, कंपनी जिन्होंने कंपनी को प्रमोट किया है, कंपनी को बनाने में उन्होंने अपना जो है योगदान दिया है, उनको जो है यहाँ पे एक डिक्लेरेशन देनी होगी कि कंपनी जो बनाई गई है वो किसी और कंपनी के साथ रिजेंबल नहीं करती है। कंपनी का नाम, केवल कंपनी के नाम एक जैसे हो जाते हैं, तो कंपनी का आपको ये डिक्लेयर करना है कि आपने किसी को धोखा देने के लिए कंपनी नहीं बनाई है। क्योंकि एडिडास एक बहुत बड़ा ब्रांड है, आप एडिडास का नाम यूज़ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो एक ब्रांड है, उनकी ब्रांड क्वालिटी ख़राब हो जाएगी, आप पता नहीं किस तरीके का प्रोडक्ट बनाएंगे। तो इसलिए आपको एक ऐसा नाम कंपनी का देना है जो कि किसी दूसरे नाम, किसी कंपनी के नाम से रिजेंबल ना करता हो। तो आपको ये डिक्लेरेशन देनी है यहाँ पे कि कंपनी का किसी दूसरी कंपनी के नाम की तरह कंपनी नहीं है। चौथा आपके पास नेम एंड एड्रेस ऑफ द ऑफिस। चौथा आपको यहाँ पे बताना है कि कंपनी का एड्रेस क्या होगा, उसका रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पे होगा, ये सारी चीज़ आपको बतानी है। द नेम एंड एड्रेस ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द प्रपोज्ड कंपनी शैल बी मेंशन्ड इन द एप्लीकेशन फॉर्म एंड द पर्पस ऑफ द कॉरेस्पॉन्डेंस, ताकि कल को आपके साथ कॉरेस्पॉन्डेंस की जा सके। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 12 क्लॉज 1 ईच कंपनी शैल ऑन एंड फ्रॉम द देयर इन 30 डेज, 13 दिन के अंदर अंदर इनकॉर्पोरेशन होने के बाद आपको जो है कंपनी का रजिस्टर्ड एड्रेस और नेम जो है बताना है। डिटेल ऑफ द डायरेक्टर, डायरेक्टर ही होते हैं जो कंपनी को चलाते हैं, डायरेक्टर ही होते हैं जो कंपनी की मैनेजमेंट करते हैं, कंपनी के रिगार्डिंग जितने भी डिसीजन होते हैं वो डायरेक्टर ही लेते हैं, डायरेक्टर ही लाइबल होते हैं कंपनी के किसी भी एक्ट के लिए। तभी तो ये बोला जाता है कि कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी होती है और डायरेक्टर भी उसमें आते हैं। कंपनी खुद तो कुछ है नहीं, वो तो सिर्फ आई ऑफ लॉ में ही है, कागज़ों में ही है, लेकिन उसको चला कौन रहे हैं? डायरेक्टर चला रहे हैं। तो डायरेक्टर का सारा नाम और पता आपको यहाँ पे देना जरूरी है, कल को उनको लाइबल बनाया जा सके। द नेम एंड एड्रेस ऑफ द डायरेक्टर, देयर कॉन्सेंट, उनकी सहमति, उनके सिग्नेचर, नेम एड्रेस एंड सिग्नेचर ऑफ द विटनेस, डिटर्मिन एलिजिबिलिटी, उनकी एलिजिबिलिटी, अगर डायरेक्टर को एलिजिबिलिटी होनी चाहिए तो उनकी एलिजिबिलिटी भी बताइए, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, और उनको एक आइडेंटिफिकेशन नंबर भी वहाँ पे देना पड़ता है। तो इन होल डायरेक्टर की सारी इन्फॉर्मेशन आपको उस एप्लीकेशन में देनी पड़ती है। नेक्स्ट अदर इन्फॉर्मेशन, इसके अलावा अदर इन्फॉर्मेशन कुछ है, जैसे मैनेजमेंट डायरेक्टर कौन होगा, कंपनी का सेक्रेटरी कौन होगा, कंपनी का खजांची कौन होगा, ट्रेजरर कौन होगा, ये बताना जरूरी है। इसके बाद कंपनी एक्ट के अंडर कंपनी रजिस्ट्रार कि अगर कोई फ़ीस है, गवर्नमेंट फ़ीस है, तो वो भी जमा करवानी पड़ती है, जो भी फीस होगी। सर्टिफिकेशन ऑफ द कॉर्पोरेशन, तो अगर अब आप ये सारे डॉक्यूमेंट जो ऊपर आपने पढ़े इनको जमा करवा देते हैं, इंक्लूडिंग मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, इसके अलावा आप फीस जमा करवा देते हो, डायरेक्टर के नाम एड्रेस बता देते हो, रजिस्टर्ड ऑफिस का पता बता देते हो, जितने भी ऊपर चीज़ें आपसे मांगेंगे वो बता के, तो फिर आपको एक सर्टिफिकेट जो है इनकॉर्पोरेशन का मिल जाता है। ऑन कंप्लीशन ऑफ द फॉर्मेलिटीज़ a certificate shall be issued by the registrar with will be the evidence of this the company has been incorporated। तो जैसे आप सारे डॉक्यूमेंट जमा करा देते हैं, रजिस्ट्रार आपको एक सर्टिफिकेट इशू कर देता है और एक प्रत्यक्ष प्रमाण होता है, एक एविडेंस होता है कि आपने अपनी कंपनी को इनकॉर्पोरेट कराया और आप उस काम करने का जो राइट रखते हैं। सिग्नेचर ऑफ द रजिस्ट्रार, उस सर्टिफिकेट पे सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन पे उसको आपको एक फ्रेम में टांगना होता है अपने रजिस्टर्ड ऑफिस पे, और उस फ्रेम पे जो है उस रजिस्ट्रार के, उस सर्टिफिकेट पे रजिस्ट्रार के साइन होते हैं, रजिस्ट्रार ऑफिस की मार्क्स होती है, मोहर होती है, सील होती है, सब कुछ लगाया जाता है। इन अ केस ऑफ लिमिटेड कंपनी इट विल बी क्लियरली मेंशन्ड इन द सर्टिफिकेट बाय द, अगर कंपनी लिमिटेड कंपनी है तो वहाँ पे साफ लिखा होता है कि ये लिमिटेड कंपनी है। ठीक है जी, तो ये है आपके पास। और देखिए
रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद, इनकॉर्पोरेशन होने के बाद ही जो है कंपनी जो है अपने शेयर अलॉट कर सकती है। अगर वो पब्लिक कंपनी है वो शेयर अलॉट कर सकती है, पब्लिक लोगों को इनवाइट कर सकती है, प्रॉस्पेक्टस इशू कर सकती है, शेयर की ट्रांसफ़र कर सकती है। ये जितने भी चीज़ें आपने ऊपर अभी तक पढ़ी हैं वो तभी होंगी अगर कंपनी की रजिस्ट्रेशन जो है की गई है। अशोक मार्केटिंग लिमिटेड वर्सेस पंजाब नेशनल बैंक के केसेस में सेम यही चीज़ बोलेगी। अब देखिए, अगर आपके पास आगे क्या है, लीगल इंपॉर्टेंस क्या है सर्टिफिकेट ऑफ कॉर्पोरेशन का। तो लीगल इंपॉर्टेंस क्या है, आप कोई बिजनेस कर सकते हैं तभी कर सकते हैं अगर कंपनी की रजिस्ट्रेशन हुई है। आप कोई प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हैं कंपनी के नाम पे तभी कर सकते हैं अगर कंपनी की इनकॉर्पोरेशन हुई है। आप किसी पे केस करना चाहते हैं कंपनी के नाम पे, वो तभी कर सकते हैं अगर आपकी कंपनी की रजिस्ट्रेशन हुई है। तो यही सारी है इसकी लीगल इंपॉर्टेंस। द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी हैज़ इट्स ओन लीगल इंपॉर्टेंस। इट इज़ द कंक्लूजन एविडेंस ऑफ द फैक्ट दैट ऑल द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनीज एक्ट हैव बीन कंपाइल्ड विद एंड दैट everything is in order and regard the registration and that company is validly incorporated company। तो सबसे पहला तो ये एक प्रूफ होता है, एविडेंस होता है कि कंपनी की रजिस्ट्रेशन जो है इस कंपनी एक्ट के अंडर की गई है और ये एक इनकॉर्पोरेटेड कंपनी है। मूसा गोलम आरिफ वर्सेस इब्राहिम गोलम आरिफ के केस में यही बोला गया है, प्रीवी काउंसिल दैट द वंस सर्टिफिकेट ऑफ कॉर्पोरेशन इज इशूड बाय द रजिस्ट्रार देन देयर इज नो नेसेसिटी ऑफ थिंक ओवर देयर इन सम इरेगुलरिटीज इन द रजिस्ट्रेशन। एक बार कंपनी की रजिस्ट्रेशन हो जाती है तो बाद में अगर कोई इरेगुलरिटीज भी रजिस्ट्रेशन में रह गई है उसका भी कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो देखिए, ये चीज़ें होगी आपके पास। तो ये लीगल इंपॉर्टेंस है, मैंने आपको बता दी कि कंपनी के पास कॉमन सील आ जाती है। कॉमन जितने भी आपको मैंने फीचर्स पढ़ाए थे ना, अगर आपसे पूछता है एग्जामिनर कि क्या क्या लीगल इंपॉर्टेंस होगी सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन की, तो उसके पास एक कॉमन सील आ जाएगी, वो वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन बन जाएगा, उसकी सेपरेट लीगल एंटिटी बन जाएगी, वो उसका परपेचुअल सक्सेशन आ जाएगा, वो कैन सू और बी सू हो सकता है, वो प्रॉपर्टी परचेज कर सकता है, सेंट्रल मैनेजमेंट बना सकता है। ठीक है जी, तो ये सारी इसकी लीगल राइट जो है उसके पास आ जाते हैं। अब देखते हैं कि स्टेटस क्या प्रायर ऑफ इनकॉर्पोरेशन से पहले कंपनी का स्टेटस क्या होता है और कंपनी बन जाने इनकॉर्पोरेशन हो जाने के बाद रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद उसका स्टेटस क्या होता है। क्लियरली मेंशन है, सिंस द कंपनी इज अ नॉन एंटिटी बिफोर इट्स इनकॉर्पोरेशन। कंपनी इनकॉर्पोरेट होने से पहले सिर्फ एक नॉन एंटिटी होती है। इट इज़ नॉट लायबल फॉर द कॉन्ट्रैक्ट, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती बिफोर द इनकॉर्पोरेशन। सिमिलरली कंपनी कैन नॉट सू अगेंस्ट द पर्सन, वो केस भी नहीं कर सकती। सच कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी लीगली रिकॉग्नाइज, जो कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने किए वो लीगली रिकॉग्नाइज्ड भी नहीं होते हैं। तो देखिए, लीगल इंपॉर्टेंस मैंने आपको बताई। तो कंपनी का प्रायर टू द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ये स्टेटस होता है कि उसके कॉन्ट्रैक्ट की कोई वैलिडिटी नहीं होती, उसके किसी एक्ट की कोई वैलिडिटी नहीं होती, उसको कोई भी राइट जो है कंपनी एक्ट के अंडर नहीं मिलता जब तक कि वो रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हैं। इनकॉर्पोरेशन जो है सेक्शन 7 के अंडर रजिस्ट्रार के पास नहीं करवाते हैं। तो अब आपके पास कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस ऑफ द कंपनी। तो कंपनी जो है इनकॉर्पोरेट होने के बाद ही अपने बिजनेस को कमेंस कर सकती है, स्टार्ट कर सकती है। लेकिन यहाँ पे आपने पढ़ा है कि प्राइवेट कंपनी को जो है, प्राइवेट कंपनी की रजिस्ट्रेशन एक बार हो जाती है तो उसको सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस नहीं लेना पड़ता है। सर्टिफिकेट ऑफ, अब मैंने डिफरेंस में भी आपको पढ़ाया कि उनको सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस नहीं लेना पड़ता है। लेकिन पब्लिक कंपनी को अपना बिजनेस स्टार्ट करने से पहले, इवन उनकी इनकॉर्पोरेशन भी हो चुकी है, उसके बाद भी उनको सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस लेना पड़ता है। साथ के साथ पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी को जो है, पब्लिक कंपनी को वहाँ पे जो है स्टैट्यूटरी मीटिंग भी करनी पड़ती है। स्टैट्यूटरी मीटिंग मैंने आपको वहाँ पे बताया, वो मीटिंग भी करनी पड़ती है, लेकिन प्राइवेट कंपनी को वो भी नहीं करनी पड़ती है। तो कमेंस ऑफ बिजनेस थोड़ा सा बता देता हूँ, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। अ प्रोविजन हैज़ बीन मेड अंडर सेक्शन 11 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 द ईच प्राइवेट कंपनी विल कमेंस इट्स बिजनेस ओनली फ्रॉम द डेट ऑफ द इनकॉर्पोरेशन। जैसे ही उनका कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई, रजिस्टर्ड हुई, वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन प्राइवेट कंपनी के बारे, पब्लिक कंपनी के बारे में पढ़िए। बट ए पब्लिक कंपनी कैन नॉट कमेंस बिजनेस इवन आफ्टर इट्स इनकॉर्पोरेशन अनलेस इट ऑब्टेन अ सर्टिफिकेट ऑफ कमेंस बिजनेस फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ द कंपनी। तो प्राइवेट कंपनी का तो काम खत्म हो गया, जैसे ही उसका सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिला वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन पब्लिक कंपनी को इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट मिलने के बाद एक और सर्टिफिकेट लेना पड़ता है रजिस्ट्रार से, वो कौन होता है, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। ऑन कंप्लीशन ऑफ सच फॉर्मेलिटीज अ सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस इज इशू टू द रजिस्ट्रार विच इज conclusive evident to the fact that the company has been authorized to the commence its business।
तो ये आपके पास सिचुएशन है सारी। तो प्राइवेट कंपनी को वहाँ पे कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस फर्दर सर्टिफिकेट नहीं लेना पड़ता है, लेकिन पब्लिक कंपनी को आफ्टर द इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट गेटिंग उनको जो है एक और सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, दैट इज कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस। उसके बाद ही वो बिजनेस स्टार्ट जो है कर पाते हैं। तो ये एक प्राइवेट कंपनी में और एक पब्लिक कंपनी में डिफरेंस भी आपके पास है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। यहाँ पे आपने देखा कि कंपनी को इनकॉर्पोरेट होने के लिए, रजिस्टर्ड होने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत जो है यहाँ पे पड़ती है। थैंक यू सो मच।